चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि भाई मैक्सिमम डेंट मारे इसको एंड एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरी की पूरी पीडीएफ नहीं पढ़नी होती, अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है टॉपिक्स की। ठीक है। तो कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी। हमने नेशनल सिक्योरिटी को देखा, हमने देखा कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई ये इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म ये किस चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट, इनका क्या होता है, दे होल्ड रेडिकल व्यूज एंड मे स्प्रेड देम पीसफुली बट देयर आइडियोलॉजी कैन फ्यूल वायलेंस। मिलिटेंट ये कौन होते हैं, दे यूज वायलेंस टू फर्दर देयर कॉजेज ऑफन बिलोंगिंग टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इसके बाद इंसर्जेंसीज, organized armed struggles against the authority, sometimes fueled by extremist ideology and employing militants। ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने तीन शब्द दे दिए और उनके मतलब समझा दिए। देखो, आप ये कहते हो कि मान लो कि आप ये कहते हो कि भाई कि मुझे यहाँ पर एक कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रिपब्लिक बनानी है ईस्टर्न इंडिया में। तो ये क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है ना। तो ये जो आइडियोलॉजी है, कैसी आइडियोलॉजी है, आप कहते हो कि भाई मैं इसके लिए वॉयलेंस करने के लिए तैयार हूँ, है ना। किसी का खून भी मार करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। जब कोई इंसान एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से एक्ट करता है ना, तो कैसे एक्ट करेगा, आर्म्ड के साथ करेगा। तो हम उसे कहते हैं इंसर्जेंसी। इन इंसर्जेंसीज में पार्टिसिपेट करने वाले को कहते हैं मिलिटेंट। समझे। आइडियोलॉजी से ड्रिवन, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से ड्रिवन आदमी लोग क्या करते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं। इंसर्जेंट्स को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंसर्जेंट्स को कहते हैं मिलिटेंट। आपको समझ में आ गया। तो ये क्यों समझना है भाई, जब मेंस में वो बोलेंगे ना एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट एंड इंसर्जेंसी ग्रुप, तो आपको पता होना चाहिए ना इंसर्जेंट कौन होते हैं। तो इंसर्जेंट कौन होते हैं, इट इज organized armed struggle, it is organized armed struggle against the authority, sometimes fueled by extremist ideology। बढ़िया। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। इंसर्जेंसी, ये कह रहे हैं पॉलिटिकल नेचर की होती है, जिसके ऑर्गेनाइज्ड आर्म स्ट्रगल ना। इसके बाद इसमें मिलिटेंट होंगे और नॉन, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि एक वाइडर चीज होती है इंसर्जेंसी में। और यहाँ पे कह रहे हैं, देखो, माओइस्ट इंसर्जेंसी जो कि हमको ईस्टर्न इंडिया में दिखती है, कुर्दिश इंसर्जेंसी है इराक में। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक इनकी मिलिटेंट विंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक इनकी, आई वुड से कि इनकी आइडियोलॉजिकल विंग होती है। तो इंसर्जेंसी के अंदर दोनों चीजें होती हैं, क्या होंगी, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी होगी और मिलिटेंट भी होंगे, और अल्टीमेटली वो क्या बनेंगे, इंसर्जेंट बनेंगे। मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है, कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस कंटेक्स्ट, इट यूजेस वायलेंस टू एडवांस एजेंडा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मिलिटेंट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स यूजिंग वायलेंस। तो मिलिटेंसी का तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो ना, मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। एक्सट्रीमिज्म क्या होती है, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि जो आपके व्यूज होते हैं ना, आपके जो व्यूज होते हैं अबाउट सोसाइटी एंड पॉलिटी, वो कैसे होते हैं, ड्रास्टिक चेंज को फॉर फेवर करते हैं। जैसे अभी मान लो दो लोग होते हैं ना, एक होता है एवोल्यूशनरी अप्रोच, एक होती है रेवोल्यूशनरी अप्रोच। तो जो एक्सट्रीमिस्ट वाले होंगे ये क्या कहेंगे कि सब कुछ ओवरनाइट चाहिए हमको, तो ड्रास्टिक सोसाइटल एंड पॉलिटिकल चेंज को ये फेवर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे शब्द हैं, ये शब्द क्यों डाले इन लोगों ने मुझे पता है, क्योंकि यूपीएससी इन शब्दों का इस्तेमाल करती है। एस्पिरेंट को मिलिटेंट का मतलब ही नहीं पता है ना, वो किसी को भी मिलिटेंट बोल देगा, किसी को भी एक्सट्रीमिस्ट बोल देगा। तो आपको पता है कि एक्सट्रीमिज्म मतलब आइडियोलॉजी का, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर होती है। मिलिटेंसी का मतलब कि आप आर्म स्ट्रगल करोगे। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, ये आर्म स्ट्रगल क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे है मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी। तो पहले भाई सोशल लेवल पे क्या करना पड़ेगा, है ना। सीधी सी बात है, अपने आप से अगर आप पूछोगे तो क्या करना पड़ेगा, भारत के अंदर सोशल लेवल में दिक्कतें जो है उनको सॉल्व करना होगा। जैसे कि कम्युनल एंड हेट स्पीच को हमको कर्ब करना होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, जब हमने हमारे लिए नया भारतीय न्याय संहिता बनाई, तो इसके अंदर सेक्शन 192 डाला, है ना। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप कोई भी डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेट्रेड डालोगे बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो उठा के जेल में डाल देंगे। ठीक है। चलिए, सेक्शन 123 3A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होती है, जिसके अंदर ये कहा है कि अगर आप अपने पॉलिटिकल कैंपेन में हेट स्पीच का इस्तेमाल करोगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट है, जो कि ऑनलाइन हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए कर्ब करता है। अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। कहते हैं ना कि जब तक देश के अंदर रोटी है, जब तक इंसान के पास रोटी है, तब तक वो कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करता।
और इसमें आप एरिस्टोटल का भी लिख सकते हो। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था कि पॉवर्टी पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन। सही है ना? तो ऐसे करके कि भाई जिस जो देश के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, उस देश के और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उस देश के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म दिखेगी, आपको मतलब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट दिखेंगे। हमको दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? हमने देखा कि खालिस्तान मूवमेंट आती है, द्राविड़ नाडु की आती है, क्यों क्यों और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आती है, क्यों? क्योंकि इन रीजन्स को लगता है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इन द सेम वे हमको टेररिज्म दिखती है जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ साथ हमको ईस्ट इंडिया में नक्सलाइट दिखता है, नक्सलाइट मूवमेंट दिखती है ना? फिर इसके बाद एक और चीज ये होगी कि मतलब स्ट्रेंथनिंग मेजर्स अगेंस्ट ब्लैक मनी, ये भी एक होगा इकोनॉमिक रीजंस में, है ना? पहले क्या होगा कि हमको इकोनॉमिक लेवल पे टारगेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाने पड़ेंगे ताकि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। इसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है या फिर जो ब्लैक मनी होती है, जो कि बैकबोन होती है कोई भी देश के अंदर, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी के को जो थ्रेट करने वाली चीजें होती हैं वो किस पैसे पे चलती हैं? कहते हैं कि हवाला के पैसे पे चलती है ना, इलीगल ब्लैक मनी पे चलती हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो ब्लैक मनी होती है इसको हटाना पड़ेगा। इसी के साथ आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे करप्शन, है ना? जो करप्ट इंडिविजुअल्स हैं, है ना, करप्शन, जो करप्ट इंडिविजुअल्स हैं जो देश के नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स या फिर जो कि मतलब देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं फॉर हैंडफुल ऑफ मनी, ऐसे लोगों को भी सिस्टम में से वीड आउट करने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। रॉ के अंदर भी एक केस आया था ना, रॉ का जो सिटिंग एक मतलब जो मतलब बहुत हाई पोस्ट पे जो बैठे हुए थे, उन्होंने इंडिया की काफी सारी फाइल्स भेज दी थी यूएसए को, है ना? तो फिर उसके बाद नाउ ही वाज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट इन यूएसए, ऐसे करके है, आप गूगल सर्च करना आपको मिल जाएगा। ही वाज अ रिटायर्ड, चलो छोड़ो, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चलते हैं। आपको पुलिस रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जो आपकी पुलिस फोर्स है उसको पुलिस सर्विस का काम करना पड़ेगा। पुलिस फोर्स होती है एक पुलिस स्टेट के अंदर। भारत एक पुलिस स्टेट नहीं है, एक सोशलिस्ट स्टेट है। सोशलिस्ट स्टेट में क्या होता है? पुलिस सर्विस होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस के अंदर ये चीज कही थी, है ना? प्रकाश सिंह केस के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी गई थी। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि नक्सलिज्म, ऐसी सब चीजों को आप हटाओ, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट था, है ना? और इसी के साथ साथ एक ऑपरेशन हाउंड करके भी एक था, है ना? तो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि आप जाओ और जाके मतलब बेसिकली काउंटर टेरर वाले ऑपरेशंस करो, काउंटर नहीं, काउंटर ऑपरेशंस करो, नक्सलिज्म को तोड़ो। और अभी तो हमारे होम मिनिस्टर जी ने भी कहा था कि 2026 में नक्सलिज्म का अंत होने वाला है। इसके बाद जम्मू कश्मीर जैसे हैं तो वहाँ पे आप काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटीज को करोगे। मिलिट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहे रिफॉर्म्स इन सीएपीएफ। तो कैसे? यहाँ पे कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मस्ट आइडेंटिफाई एंड एड्रेस बॉटलनेक्स इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, है ना? तो जो मेन चीज़ है वो आपको ये लिखना पड़ेगा कि मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? बॉर्डर से आते हैं, तो बॉर्डर मैनेजमेंट। और इसमें ना आप क्या करोगे? आप यहाँ पर कहोगे मतलब थोड़ा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, जैसे कि स्मार्ट फेंसिंग, है ना? स्मार्ट फेंसिंग। फिर इसी के साथ साथ मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट होती है ना, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होती है उसको रेगुलेट करना, आप ऐसे लिखोगे। जो हमारे पोरस बॉर्डर्स है ना, जो पोरस बॉर्डर्स हैं, है ना, जो हमारे पोरस बॉर्डर से हमको क्या करना पड़ेगा? उन सबको वहाँ पे मतलब आपको सर्वेलेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, है ना, कि ड्रोन का इस्तेमाल करना। तो ये सारी चीजें आप एग्जामिनेशन में लिख कर आओगे। देखो यहाँ पे भी स्मार्ट फेंसिंग लिखा हुआ है। राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अभी तक। तो सबसे पहला यहाँ पे लिख रहे हैं यूएपीए लेकर आया है। यहाँ पर क्या होगा? यूएपीए के नीचे मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019, इसमें एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो डायरेक्टर होता है उसके पास पावर होगी ऑफ सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाइल द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनआईए। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा सकता है और अटैच किया जा सकता है इस एंटी नेशनल एक्टिविटी। मतलब मान लो कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी है, तो एनआईए का जो चीफ है ना वो आपकी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने पुलिस को मॉडर्नाइज करा है। इसके अंदर आप बात करोगे मार्वल की, जो कि महाराष्ट्र पुलिस की है। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए भी जो है वो भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश पुलिस ट्विटर पे काफी एक्टिव होती है, ऐसी चीजें आप लिखोगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग असिस्टेंस टू स्टेट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, जिसको कि एएसएमपी कहते हैं। ठीक है। एंड दिस स्कीम इज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी फॉर अमेंडमेंट इनटू द क्रिमिनल लॉ।
इसके बाद जो सरकार है ना, आप कहोगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज के अंदर टू लेग्ड अप्रोच लेकर आ रही है, जैसे कि एक लेग क्या होगी डेटरेंस की, और एक एक लेग होगी डेवलपमेंट की। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर ही रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीएम गति शक्ति के नीचे हम रोड रेल है ना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी वहीं पर क्या होगा, आतंकवाद होगा, है ना, फालतू की चीजें होंगी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम टारगेटेड पॉलिसीज लेकर आए हैं, जैसे कि पीएम डिवाइन। आगे चलते हैं तो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा कि लैक ऑफ डेवलपमेंट है ना, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट, एलओडी लिख लेते हैं, एंड आई वुड से कि नक्सलिज्म, इनका ग्रेट कन्वर्जेंस था। तो ऐसे एरियाज में हम क्या लेकर आए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। इसके नीचे क्या होता है, अ ग्रांट इज गिवन टू अंडरटेक डेवलपमेंट इन टेररिज्म एंड नक्सल अफेक्टेड एरियाज टू ब्रिज गैप बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये जैसे कि अभी आपको दिखेगा विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स बाय सीआरपीएफ एंड डब्ल्यूएएफ। तो इसके अंदर आप मतलब कम्युनिटी एक्शन सिविक एक्शन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कैप इसको कहते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे रीजन्स में हैं, ये क्या करेंगी, लोगों को जो सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा था, आर्मी हो गई है ना, आर्मी हो गई, इन लोगों ने बहुत सारी पानी की टंकियां डोनेट करी थी कश्मीर में। तो ये सब क्या है, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के नीचे आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया था, है ना, आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन सद्भावना। इसी के साथ साथ सीआरपीएफ जो है ना, उसने नक्सल वाले जो हिट एरियाज होते हैं वहां पे डब्ल्यू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, WAHM इसको कहते हैं, ये चलाया था। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बहुत सारे स्कूल चलाए, बिजली की फैसिलिटीज दी, मोबाइल टावर लगाए और उनको गार्ड करा, है ना, ताकि वो जो लोग हैं वो डिजिटली कनेक्ट हो सके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग कंट्री स्ट्रेटेजिक गोल एंड एड्रेसिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड अपडेटेड रेगुलरली। आपको समझ में आ रहा है ना, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मतलब पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, आप देश को इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट दोनों से गार्ड करके रखते हो, है ना, दोनों से प्रोटेक्ट करते हो, उसको हम नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई इंडिया इंडिया नीड्स अ रिटर्न एनएसएस। तो एक ये बात कही जाती है कि भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो अंडरस्टूड है बट कहीं पे भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, एक सेट प्रोसीजर्स हैं जो कि इतने सालों से फॉलो किए जा रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी रिटर्न नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है। और इसी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, है ना। बच्चे भाई ऐसे नचा नचा के वी नीड अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इतना कुछ पढ़ लेंगे, अबे क्या करेगा, यूपीएससी तुझसे ये नहीं पूछेगी। यूपीएससी तुझसे पता है क्या पूछेगी, वो बोलेगी कि इंडिया टिल नाउ डज नॉट हैव अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, डू यू थिंक ये जरूरी है ना, ऐसे करके आप बोलोगे, है ना, कि क्या जरूरी है, एंड ट्राई टू गिव अटेम्प्ट टू गिव अ सैंपल, आई वुड से कि अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। आप आपसे यूपीएससी ऐसे पूछेगी कि यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछा, यस। यूपीएससी ने 2014 में, 2014 नहीं 2024 में यूपीएससी ने पूछा था कि भारत के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट तो है लेकिन कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, तो क्या आप कोड ऑफ एथिक्स, एक मॉडल कोड ऑफ एथिक्स दे सकते हो। इन द सेम वे यूपीएससी आपसे बोलेगी कि मॉडल नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अगर होगी तो आप उसके अंदर कैसे, आप मतलब हाउ विल यू राइट इट, है ना, हाउ हाउ अकॉर्डिंग टू यू इट शुड बी। तो दिस दीज आर द क्वेश्चंस दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू, है ना। तो आपको क्या लिखना है, आपको यही लिखना है कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, रिटर्न प्रोसीजर्स हैं, है ना, रिटर्न प्रोसीजर्स हैं, चेन ऑफ कमांड है, रिटर्न प्रोसीजर्स भी हैं, चेन ऑफ कमांड भी है, और हर एक बॉडी की अपनी सेपरेट क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, ब्यूरोक्रेटाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो चाहे हो या ना हो, है ना, चाहे पब्लिश न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हो या ना हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और नेशनल सिक्योरिटी को वो इंश्योर कर रही है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जब हमको अटैक्स करने थे, है ना, जब हमको अटैक करने थे कहाँ पर, व्हेन वी हैड टू, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने ये देखा कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने बताए स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, नंबर वन। इसके बाद हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने दिखाई, आई वुड से कि उन्होंने, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप ने गाइडेंस दिखाई,
जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जैसे कि आरएनएडब्ल्यू, उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बताई, और जो हमारी मिलिट्री विंग था, है ना, ऐसे करके आप लिखोगे, इंटेलिजेंस विंग, पॉलिटिकल विंग एंड मिलिट्री विंग ने उसको एग्जीक्यूट करा, और 90 मिनट्स के अंदर 11 से 12 जो एयर बेसिस थे उनको उड़ा दिया। तो दिस इज हाउ आई वुड राइट कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन वेल एस्टैब्लिश्ड है ना, वेल एस्टैब्लिश्ड है, राइट, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ऐसे करके आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाई इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। पहला क्या होगा, एब्सेंस ऑफ अपडेटेड डायरेक्टिव। द करंट ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स 2009 इज आउटडेटेड। मेजर पावर्स लाइक यूएसए, यूके, रशिया अपडेट देयर एनएसएस रेगुलरली। यहाँ पे लिखा है अडेप्टिंग टू चेंजिंग थ्रेट्स, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इंश्योर्स पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इवॉल्विंग थ्रेट्स लाइक हाइब्रिड वॉरफेयर एंड चाइनाज नेवल एक्सपेंशन। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जो मतलब रशिया या फिर यूएसए जैसे जो देश होते हैं, ये जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं, तो ये इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनके जो ओपोनेंट्स हैं ना, जो मतलब बेसिकली जिनको ये अपने चैलेंजर मानते हैं ना, उनको बताने के लिए कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशनल क्लैरिटी भी होती है। अगर ऐसी कोई डॉक्ट्रिन होगी तो हर आईएएस वाईएएस हर किसी को पता होगा ना कि अच्छा, देश की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ये है, तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ये होने वाला है। तो अब मुझे पता है कि आगे हमला होगा, तो मैं अगर डीएम हूँ किसी बॉर्डर एरिया का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिसोर्सेज को आई वुड से कि आई विल स्टार्ट गैदरिंग रिसोर्सेज, ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में दिक्कत ना हो। समथिंग लाइक दिस यू हैव टू राइट। यहाँ पे कह रहे कंसर्न्स क्या है। पहला है पॉलिटिकल रिलक्टेंस, फियर ऑफ बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल एंड लैक ऑफ एक्सपर्टीज डेटर लीडरशिप फ्रॉम फॉर्मलाइजिंग स्ट्रैटेजी। फिर इसके बाद रिड्यूस पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक रिटर्न एनएसएस होगा मे लिमिट द एबिलिटी टू अडेप्ट स्ट्रैटेजीज क्विकली, सम नेशंस लाइक इसराइल फंक्शन विदाउट वन। इसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेंट होगा, ड्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग क्रेडिबल एनएसएस डिमांड सिग्निफिकेंट ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। वीक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम, इंडिया currently has limited security focused think tanks and structured feedback mechanism। ठीक है। प्रीवियस एफर्ट्स कब हुए थे टू ड्राफ्ट इट। पहला था कारगिल रिव्यू कमेटी 2000। चलो ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं फिर ये चलेंगे। अब आप कहोगे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्ट्रिन है या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है, ये भारत के अंदर नहीं है। तो इसके डिसएडवांटेजेस तो हमने देख लिए, इससे क्या होगा, मतलब ऑपरेशनल क्लैरिटी मिल जाती है ना, एक स्ट्रेटी ग्लोबल सिग्नलिंग हो जाती है कि भाई हम तो ये करेंगे अगर हमारे साथ कुछ होगा तो, है ना। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाती है सिक्योरिटी से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ अगर वो बार बार क्या हो, अपडेट हो, अगर बार बार अपडेट हो तो क्या होता है, जैसे कि अभी लोन वुल्फ अटैक हो गए, है ना, लोन वुल्फ अटैक हो गए, या फिर आप कह लो कि सलामी स्लाइसेस जैसे जो इवेंट्स होते हैं जो कि चाइना करती है, राइट। तो ऐसे सबको टैकल करना थोड़ा आसान होता है। बट आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे एंड में कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन या फिर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अगर नहीं है तो वो आपको क्या बेनिफिट देती है, वो आपको देती है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है एक्शन के अंदर, है ना, कि आप क्या कर सकते हो, आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो बेस्ड अपॉन दैट नीड। इसी के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि ये जो क्लोक होती है, मतलब आपकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है ना, तो इसलिए आपके जो एनिमीज है ना, आपके जो एनिमी स्टेट्स होती हैं या फिर जो आपके जो बाकी जो एक्सटर्नल स्टेट्स होती हैं ना, वो कभी भी आपका जो एक्शन होता है उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। तो अगर कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स अनप्रिडिक्टेड रहे, है ना, अनप्रिडिक्टेड रहे, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, है ना, पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, फिर उसके बाद हमने बालाकोट कर दिया, और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मतलब आई वुड से कि यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड था और जो मीन्स थे, दोनों के दोनों डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं थी। तो समथिंग लाइक दिस यू कैन राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे इंटरनल सिक्योरिटी के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलिट्री रेडीनेस एंड इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बॉर्डर मैरीटाइम साइबर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी ऑफ एंड फॉरेन रिलेशंस। बिल्कुल भाई। तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जब हम उसकी बात करेंगे, यूपीएससी अब एग्जाम में आपको कह दे कि ना बेटा, तुझे तो बना के बतानी पड़ेगी कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या होती है, तो तेरे दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या चलना चाहिए, ब्रॉडर। पहला हम कहेंगे इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो जहाँ पे आप कहोगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन, है ना। फिर इसी के साथ साथ आप कहोगे कि जो हमारी न्यूक्लियर, आई वुड से कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का ही पार्ट होगी। फिर इसके बाद मैं ये कहूंगा कि
हमारे डिफरेंट विंग्स के अंदर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जैसे कि एम फॉर मिलिट्री, फिर उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीए लिख लेते हैं। फिर उसके बाद डिप्लोमेसी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब समझ में आ रहा है ना कि इन सब की ट्रेनिंग एक साथ क्यों होती है ना। आईएएस, आईपीएस तो ऐसे करके आपको याद होगा। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, और इसी के साथ साथ आई वुड से कि बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्सेस, है ना, बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्सेस। इन सब के बीच में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और आप यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप का भी एग्जांपल लिख दोगे। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट, है ना, समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या हैं? तो इंटरपोल है। इंडिया इज वन ऑफ द 13th मेंबर इन इंटरपोल्स एग्जीक्यूटिव कमिटी विच डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्पेशल इंक्वायरी इनटू मनी लॉन्ड्रिंग इन एशिया। फिर उसके बाद वियना कन्वेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग है, एफएटीएफ भी है, काउंटर टेररिज्म कमिटी है। फिर इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1624 2005 इट टू प्रिवेंट अटैक्स ऑफ टेररिज्म एंड deny heaven to anyone concerning whom there is credible and relevant information giving serious reasons for considering। अरे ठीक है ना। तो मेन चीज मुझे क्या समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे कहोगे कि इंडिया जो है ना, वो इंटरनेशनल फोरा का इस्तेमाल करती है टू टू काउंटर द एक्सपेंडिंग टेररिज्म। फॉर एग्जांपल काउंटर टेररिज्म कमिटी, जो कि किसकी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, वहां पे पाकिस्तान जो था वो ग्रे लिस्ट में गया ही था। इसी के साथ साथ वियना कन्वेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो इंडिया जो होती है वो चैंपियन चैंपियन है मनी लॉन्ड्रिंग, अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। फॉर एग्जांपल इंटरपोल के अंदर इंडिया ने क्या कहते हैं, तो इंडिया ने इनिशिएट किया था, इंडिया का इनिशिएटिव था टू स्टार्ट अ स्पेशल इंक्वायरी इनटू मनी लॉन्ड्रिंग इन एशिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये याद रह जाएं एग्जामिनेशन में, तो आपका काम सेट हो जाता है। और आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा जब भी देश की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, सोशल, जो सोसाइटी है सोशल कोहेजन होना चाहिए, समाज के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें देश के अंदर इंश्योर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और पीपल का जो फेथ है वो गवर्नेंस में बहुत हाई रहना चाहिए। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड राइट। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, इट इज ओके, है ना, यू कैन ट्रूली इग्नोर इट। अब ये वाला भाई मेरे को याद आ रहा है, ये वाला, इसको देखो। क्या भारत के अंदर कभी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाने की बात नहीं करी? करी। कैसे? कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि नरेश चंद्र कमेटी थी, इन्होंने ये कहा गया कि हाँ, इन्होंने कहा कि मतलब एक सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट इसके बाद भी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं आई। फिर इसके बाद डिफेंस प्लानिंग कमेटी 2018 की आती है, फॉर्म्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टास्क विद ड्राफ्टिंग अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अमंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, बट ये पब्लिक नहीं है, इट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। तो ऐसी भी बात कही जाती है ना। तो वी आर नॉट श्योर कि देश की कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ है कि नहीं है। बट ऑल आई नो इज कि जब एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं कहूंगा कि इंडिया का स्टेटस क्या है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का। तो आप कहोगे कि आइदर इट डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज अनडिस्क्लोज्ड, ऐसे करके लिखना है ना। तो मैंने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि भाई देश ने काफी सारे अटैक्स देखे। फॉर एग्जांपल आपको 26/11 की बात करनी है, ठीक है। आपको बात करना है किसका, पुलवामा की, है ना। आपको बात करनी है किसकी, आपको कारगिल की भी बात करनी है, 1998, है ना, आपको कारगिल की भी बात करनी है। फिर इसके बाद अगर आप आगे चल के आप बोलोगे पहलगाम, है ना। आप बोलोगे कि इंडिया ने बहुत सारे, आई वुड से कि देखे हैं, ऐसे इवेंट्स देखे हैं। इसी के साथ साथ आप लिख दोगे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, एनईआई लिख देता हूँ। और यहीं पे आप ऐसे विंग बना के लिख दोगे, क्या लिखोगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। आप कहोगे कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देख लिए, आई वुड से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं। एंड दैट इज वाई इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो चाहे पेपर पे एग्जिस्ट ना करे, बट वो प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है, नंबर वन। दूसरा, अगर वो एग्जिस्ट भी करती है और वो अनडिस्क्लोज है तो वो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है ना। क्योंकि इंडिया की जो रिटेलिएशन है उसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। और इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसके नेचर पे और उसके रिस्पॉन्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और एंड में आप ये लिखोगे कि हमको इंटरनल आई वुड से कि हमको इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन दिखती है, हमको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता है। हम देखेंगे कि हम मिलिट्री में कन्वर्जेंस ला रहे हैं, कैसे थिएटराइजेशन की तरफ हमारा पुश है।
पहले ऐसा होता ना कि अलग अलग आर्मी नेवी और एयरफोर्स साइलो में काम करती थी, अब थिएटराइजेशन की तरफ हमारा पुश है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। मेरा काम क्या है कि अब भाई एग्जाम में कभी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ आएगा या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में आएगा, तो तू लिखेगा ना कि कारगिल रिव्यू कमेटी में भी, नरेश चंद्र कमेटी में भी और डिफेंस प्लानिंग कमेटी में यहाँ पे बात हुई थी कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। आइदर इट डज नॉट एग्जिस्ट और इट आई वुड से कि इट इज जस्ट नॉट, इट इज अनडिस्क्लोज्ड। अब यहाँ पे इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की बात हो रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि भाई इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वो कौन सा था, एक्सप्लोजन कौन सा था, है ना। तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था वो 18 मई 1974 को हुआ था, बस 1974 याद रखना है। अभी अभी हमने इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रखा था, हमने इसका नाम रखा था द स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। और फॉर इट वाज बेसिकली ऑफिशियली टर्म्ड एज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए करा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जैसे एडवर्सरी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो कहीं फिर से हम पर हमला ना कर दे। इसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो आप देखोगे कि भाई भारत के इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। तो यहाँ पर ऑफिशियली ये मान लिया गया कि भाई जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी है, अब उसकी प्लोरिफरेशन हो गई है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए, जो न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, जो पेरिफेरल टेक्नोलॉजी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेबलाइज करने के लिए, हम उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो चाइना, यूएसए, ये सारे के सारे एक साथ आ गए, फ्रांस, है ना, ये सारे एक साथ आ गए और इन्होंने कोशिश करी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हम बनाएं जो कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। और इंडिया चाहता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आने के लिए, लेकिन और यूएसए भी कहता है कि इंडिया को आने देना चाहिए, लेकिन चाइना कहता है कि तब तक आने नहीं देंगे जब तक इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म नहीं कर देता और उनको फेंक नहीं देता। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली चाइना चाइना के लिए अच्छी बात भी नहीं होगी अगर इंडिया को एनएसजी मिल जाएगा, अगर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, ये बना ही हमारी वजह से था। कि मतलब इंडिया जैसी एक एस्पायरिंग पावर ने क्या किया, इंडिया जैसी एक एस्पायरिंग पावर ने अपना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। तो इन पूरे जो वर्ल्ड था ना, वो उसको पसीने छूटने लग गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने हमसे टाइज काट लिए थे, अमेरिका ने हमसे टाइज काट लिए थे, है ना। हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भी अजीब अजीब से नाम बोले गए थे बाय द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बट अब हमारी रिलेशनशिप तो काफी अच्छी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पैक्ट क्या था 1974 के टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट का। तो यहाँ पे कह रहे टेक्नोलॉजिकल अपार्थाइड, यूएसए पास्ड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट एंड स्टॉप्ड न्यूक्लियर असिस्टेंस टू इंडिया। इन 1991 यूएसए pressured रशिया टू डिनाई द क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी टू इसरो। इसी के साथ साथ रिकॉग्निशन एज अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया अफर्म्ड इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर केपेबल स्टेट। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि अब आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या बोलेगी। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इंडिया जो है उसने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इंडिया को ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकती, उसको न्यूक्लियर पावर का स्टेटस नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो परमानेंट फाइव है ना, जो परमानेंट फाइव है सिर्फ वही न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और ये कहते हैं कि बाकी सारी स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की प्लोरिफरेशन हुई है। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि इंडिया को एक समय के बाद अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करना होगा। इंडिया कह रही थी जिसको करवाना है आओ, ले जाओ हमारे न्यूक्लियर वेपन, बताते हैं तुमको, है ना। तो न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का यहाँ पे कोट लिखना, जब वो कहेंगे कि भारत जैसे शांति प्रिय देश, जो गांधी जी का देश है, उसे न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, एज एपीजे अब्दुल कलाम जी हैज सेड दैट स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, है ना। अगर हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है बिकॉज वी आर सैंडविच्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्टेट्स, तो इंडिया को भी एक ग्रेटर न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा, एक न्यूक्लियर फोर्स बनना पड़ेगा। आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। पहला क्या है, पहले लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारी जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज ऑफिशियली कॉल्ड द मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस।
minimum credible deterrence policy. It outlines the condition under which India would be willing to use nuclear weapon. पहला क्या है? नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कल इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है और इंडिया देख रही है कि उसने अपना बहुत सारी टेरिटरी लूज कर दी, उसमें भी, उस केस में भी इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इंडिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन ओनली एज अ रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। ठीक है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके बाद क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब क्या होगा? टू मेंटेन अ सफिशिएंट आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज ऑन एन अटैकर इन रिटेलिएशन फॉर अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उतना ही, ऐसे नहीं है कि हम स्टॉक पाइल कर लेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की, हम सिर्फ क्या करेंगे, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के जितना हमको चाहिए उतना हम रखेंगे। मान लीजिए कि कल हमें लगता है कि चाइना हम पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो हम इतना ही न्यूक्लियर आर्सेनल रखेंगे जिससे कि हम चाइना की जो मेजर सिटीज हैं, है ना, मेजर इकोनॉमिक एंड डिफेंस हब्स हैं, है ना, हम उनको तोड़ सकें, उसके आगे हम नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? केमिकल है और बायोलॉजिकल अटैक। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया रिजर्व्स द ओपिनियन फॉर न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक इन केस ऑफ लार्ज स्केल केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स अटैक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक होता है तो इंडिया उसके रिजर्व में न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक कर सकती है, नहीं कर सकती है। दैट बेसिकली इट इज लाइक अ, इट आई वुड से कि एक रियल टाइम डिसीजन होगा कि मतलब अगर इससे मान लो हजारों लोग मर रहे हैं, है ना, बहुत मतलब लाखों लोग जो हैं वो मर गए बिकॉज गैस विल ट्रेवल इन द एयर, तो उसमें फिर इंडिया उसको यही मानेगा कि इट इज इक्वलेंट टू अ न्यूक्लियर अटैक और इंडिया बम मार देगा, समथिंग लाइक दिस दे आर राइटिंग। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि न्यूक्लियर हमारे वेपन्स का सिविलियन कंट्रोल होगा। इसका मतलब जो पावर की बम इस्तेमाल करना है नहीं करना ये पॉलिटिकल लीडरशिप बताएगी, राइट। और ये एंड इट विल डिटरमाइन हाउ टू एम्प्लॉय द न्यूक्लियर डेटरेंट्स। इसके बाद नॉन न्यूक्लियर स्टेट। तो इंडिया इज कमिटेड दैट इट विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट एनी नॉन न्यूक्लियर स्टेट जैसे अंदर, तो भी इंडिया जो है इनके खिलाफ वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगी। बढ़िया है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बता, मतलब ऐसे होता है ना कि इन द एग्जामिनेशन यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बट मैं क्या करूंगा, अपने आप से पूछूंगा कि भाई मुझे क्या क्या याद हुआ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। पहला क्या होगा? नो फर्स्ट यूज, NFU लिख लेते हैं, नो फर्स्ट यूज। इसी के साथ साथ आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि उतना ही, ये वाला क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि मैं उतना ही न्यूक्लियर आर्सेनल रखूंगा जिससे कि मैं अपने एडवर्सरी को एक एक मतलब एक ब्लो दे सकूं। इसी के साथ साथ भाई इसका जो कंट्रोल होगा ये मिलिट्री के पास नहीं होगा, किसके पास होगा? सिविलियन के पास होगा। न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने के लिए न्यूक्लियर कोड्स चाहिए, तो वो न्यूक्लियर कोड्स किसके पास होंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी के पास होंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ नॉन न्यूक्लियर स्टेट अगर कोई होगी तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट के खिलाफ इंडिया कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर इंडिया के ऊपर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन से हमला होता है तो इंडिया रिजर्व्स द राइट टू 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 गिव अ काउंटर स्ट्राइक, न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक, है ना, वो इंडिया के ऊपर होगा बेस्ड अपॉन द, आई वुड से, द इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ द केमिकल एंड द न्यू बायोलॉजिकल अटैक। चलिए ये हमको समझ में आ गया ना। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक में इंडिया के पास राइट रहेगा, सिविलियन कंट्रोल रहेगा और नॉन न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो गलत है ना, कुछ लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि ये गलत है, इंडिया को एक एग्रेसिव स्टांस रखना चाहिए ताकि उसके जो एनिमीज हैं उनको एक चीज समझ में आए कि बेटा ऐसा हो सकता है कि कल अगर तुम हम पे हमला करो तो हम अब एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के लिए तुम्हारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे न्यूक्लियर बम मार दें। तो कल ये हो सकता है। तो इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि सामने वाले को डर रहता है कि भाई न्यूक्लियर अटैक भी आ सकता है, तो वो क्या करेगा, टैंक की जगह पे, मतलब टैंक की जगह पे इट विल यूज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। अगर और इसी के साथ साथ जब वो एयरक्राफ्ट की बात करेगा तो उसकी जगह पे वो ड्रोन इस्तेमाल करेगा ना, तो उसको डर रहता है कि बहुत ज्यादा नहीं कर देना। ठीक है, तो वो प्रिसीशन के साथ अटैक करते हैं। तो उससे मतलब अशोर्ड, जैसे कहते हैं ना, अशोर्ड मिनिमम डिस्ट्रक्शन, AMD, अशोर्ड मिनिमम डिस्ट्रक्शन, सॉरी, अशोर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, AMD। कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? न्यूक्लियर वेपन चाहिए ताकि अशोर्ड अशोर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो। इसका मतलब क्या होगा कि भाई तू हमको मारेगा, हम तुझको मारेंगे, दोनों जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि दोनों इस्तेमाल मत करो। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, पहलगाम का सब नाटक हुआ, कारगिल की वॉर हो गई, सब हो गया, लेकिन क्या हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करा? नहीं करा। तो आप देख रहे हो ना कि हमको तो जंग जीतनी है ना किसी भी हालत में, बट स्टिल
हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करा। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास है। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ कैन द प्रेजेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बी स्ट्रेंथेंड। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे लिख रहे हैं लॉन्च डेडिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सिमिलर टू इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बिल्ड एडवांस न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। जैसे रशिया है, रशिया ने कहा कि वो स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है जिनका इम्पैक्ट बहुत मैसिव नहीं होगा लेकिन बहुत डेंजरस लेवल पे होगा। जैसे अभी भाई हिरोशिमा नागासाकी, भाई वो तो उन लोगों ने मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर को वेपराइज कर दिया था ना, जो अमेरिका का फैट बॉय था। अब यहाँ पे रशिया ने ये कहा कि हम स्मॉल न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। ये स्मॉल न्यूक्लियर वेपन क्या करेगा, एक टाउन के एक छोटे से एरिया को या एक पूरे टाउन को ही इवेपोरेट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। राइट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर हमको अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना चाहिए। फ्लेक्सिबल रिटेलिएशन पॉलिसी, इसका मतलब क्या होगा, इंट्रोड्यूस introduce ambiguity in massive retaliation, commitment to allow calibrated response especially against the tactical nuclear weapons without risking full scale escalation। ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इंडिया को, मैं वही कह रहा था कि इंडिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए और इसी के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए कि जो मतलब इंट्रोड्यूस एम्बिग्यूटी इन द मैसिव रिटेलिएशन, कमिटमेंट टू अलाउ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स स्पेशली अगेंस्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे अभी मैसिव रिटेलिएशन, तो मैसिव रिटेलिएशन का ये लोग कह रहे हैं कि ना यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी लेकर आओ। तो जब एम्बिग्यूटी होगी तो क्या होगा, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी इसके पास थोड़ी सी एक, आई वुड से कि एक ब्रॉडर प्लेइंग ग्राउंड होगा जहां पे हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पीरियोडिक स्ट्रेटेजिक रिव्यू, यहाँ पे लिखा है अलाइन द डॉक्ट्रिन, ये वाला ना, ये वाला आई वुड नॉट राइट इन द एग्जाम, ये अच्छी बात नहीं होती। पीरियोडिक स्ट्रेटेजिक रिव्यू अलाइन द डॉक्ट्रिन विद इवॉल्विंग ग्लोबल एंड रीजनल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट सच एज चाइना पाकिस्तान रशिया नेक्सस। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाइना और रशिया का नेक्सस बन रहा है। राइट। क्यों? और इंडिया का भी तो बन रहा है ना, इंडिया फ्रांस एंड यूएसए का नेक्सस। तो ऐसे करके कि मतलब जो पुराने एलाइज थे अब वो हमारे जो आई वुड से एडवर्सरीज हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। जैसे कि पहले एम्बार्गो था कि रशिया का डिफेंस एम्बार्गो था पाकिस्तान पे, अब वो हट चुका है। तो इसका मतलब अब ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ से हमारे यहाँ से रशियन फाइटर उड़ रहे हैं और वहां से भी रशियन फाइटर ही जवाब दे रहे हैं, दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे कह रहे हैं लीडरशिप इन नॉन प्लोरिफरेशन, एक्टिवली एंगेज इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, प्रमोट ओपन डायलॉग्स विद नेबरिंग कंट्रीज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एनकरेज वाइडर अडॉप्शन ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बढ़िया है, हो गया। तो हमको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में पता होना चाहिए बस भाई, बाकी सब चीजें आप लिख दोगे। आप क्या लिखोगे, आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में लिखोगे, आप मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की बात करोगे। ठीक है, कि मतलब हम उतना वेपन रखेंगे जिससे कि हम एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कर सके, कि मतलब अगर मारा तो लगना चाहिए कि भाई थप्पड़ पड़ा है, वैसे वाली बात है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप लिखते हो। अब हम आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हाइब्रिड वॉरफेयर। व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर? तो यहाँ पे कह रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर समझ में आता है, जैसे कहते हैं ना भाई मेरी गाड़ी हाइब्रिड है, मतलब वो सीएनजी पे भी चलेगी पेट्रोल पे भी चलेगी। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या होगा, वो कन्वेंशनल मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं और नॉन अनकन्वेंशनल जो मेथड्स हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है साइबर अटैक लॉन्च्ड बाय रशिया एंड चाइना, द चाइनीज डेप ट्रैप डिप्लोमेसी इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूँ किसकी, इफ लेट मी टॉक अबाउट साइबर अटैक विच इज लॉन्च बाय रशिया एंड चाइना। तो ये पहले भी ऐसे होता था कि जब भी कोई देख कंट्री दूसरी अपनी एडवर्सरी कंट्री पे हमला करती थी तो वो चाहती थी कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टेक डाउन किया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया बार बार जो यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड सिस्टम है उसको हमला करती है और यूक्रेन उसको बिल्ड करती है, रशिया फिर तोड़ देती है। तो ये क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी देश की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ग्रिड होती है, एनर्जी, वो क्या होती है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब आप क्या करते हो, आप साइबर अटैक का इस्तेमाल करते हो उसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। तो ये क्या है, कन्वेंशनल की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनकन्वेंशनल की अब मिसाइल नहीं साइबर अटैक करेंगे। आप इसी का एग्जांपल कुंदन कुलम का भी लिख सकते हो कि 2019 में कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जिससे कि हम लोगों ने काउंट मतलब आई वुड से कि डिटेक्ट कर लिया था और उसको मिटिगेट भी हमने कर लिया था। समथिंग लाइक दिस यू हैव टू राइट। हाइब्रिड समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं कि डायमेंशंस क्या हैं हाइब्रिड अटैक की।
या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर की क्या डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टीपल अटैक वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हाइब्रिड वॉरफेयर enables internal damage through various means like economic restrictions and support to non-state actors like Hezbollah's action against Israel. Difficulty in tracing, example cyber and lone wolf attack are challenging to track before occurrence, enhancing the element of सरप्राइज। बिल्कुल भाई, जैसे अभी हमने देखा था वोल्ट टाइफून करके एक हमला हुआ था गुआम पे। गुआम क्या है? गुआम बेसिकली एक नेवल बेस है यूएसए का इन द पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी के बहुत पास में। तो इसके ऊपर इसके जो सर्वर्स हैं इसके ऊपर हमला हुआ था जिसका नाम था वोल्ट टाइफून। तो ऐसे करके साइबर अटैक्स होते हैं, तो इनको ट्रेस भी करना डिफिकल्ट होता है। और मल्टीपल अटैक वेक्टर्स होते हैं। मल्टीपल अटैक का मतलब क्या होता है? मल्टीपल अटैक वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई एक साइबर अटैक हो रहा है, भारत की जो सेबी जो हमारा स्टॉक मार्केट है, मान लो उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ, है ना? तो जब जो स्टॉक मार्केट के ऊपर साइबर अटैक हुआ तो क्या होगा? देश का शेयर बाजार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और फिर जो इट विल लीड टू फ्लाइट ऑफ कैपिटल, नंबर वन। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या करना है, जब कैपिटल की फ्लाइट हो गई तो ये लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पे हमला करेंगे, तो उससे क्या होगा? देश के अंदर बिजली भी चली जाएगी। तो ऐसे करके कि मतलब मल्टीपल वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेबी पे हमला करना है तो ये लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला कर देंगे, या फिर हमारा जो ऑनलाइन जो सिस्टम है ना, ट्रेडिंग का सिस्टम है, उसको उसको बेसिकली ये लोग ब्रीच करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये कहते हैं गुरिल्ला टैक्टिक होती है। गुरिल्ला टैक्टिक का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप लिखोगे लोन वुल्फ अटैक। तो लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं? लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि आपने किसी इंसान को ऑनलाइन या फिर किसी भी तरीके से रेडिकलाइज कर दिया, और उस इंसान को कह दिया कि तुम्हें ये चीजें करनी है और तुम ये सामान खरीदो और जाके मार दो। अब भाई वो इंसान को पता ही नहीं है कि वो, मतलब जैसे कि पहले क्या होता था, मान लीजिए कि हमने अजमल कसाब को पकड़ा। जब हमने कसाब को पकड़ा तो हमें पता चला ना कि पाकिस्तान में उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी, पाकिस्तान में उसका गांव कहाँ पर है ना? ऐसे करके पता चला। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली पुराना है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सरगना तक पहुंच सकते हैं, जो कि था आईएसआई। लेकिन अब क्या होगा? पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया के अंदर ही किसी आदमी को पकड़ेंगे जो जिसको कि मे बी जस्टिस नहीं मिली, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया है ना इंडिया में, या फिर उसके बच्चे या फिर कोई मतलब कम्युनल राइट्स में मर गए। तो ऐसे इंसान को ये लोग उठाएंगे, पैसे देंगे और उसे कहेंगे कि ये केमिकल खरीद, इससे बम बना और बम फोड़ देना। ठीक है, और ये सब कहाँ पर होगा? ये सब होगा व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री है उसको आप वो नहीं कर सकते ना, मैसेजेस जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, तो एजेंसीज भी पकड़ नहीं पाएंगी। इसने बम बनाया और ये जाके बम फोड़ के आ गया। अब इसको पकड़ लिया, लेकिन भाई अब ये कैसे बताएगा कि मेरे को ये चीज किसने बताई थी, है ना? क्योंकि व्हाट्सएप की हिस्ट्री नहीं है, व्हाट्सएप की चैट डिलीट हो चुकी है। तो इसलिए सरकार ने ये कहा कि सरकार इसीलिए वो वाला सहयोग पोर्टल लेकर आई कि अगर गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इनको कहेगी कि हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दो, तो देनी पड़ेगी। ठीक है? तो इनको कहते हैं लोन वुल्फ अटैक, जहाँ पे जो जो आदमी है ना वो लोन वुल्फ है, मतलब वो अकेला अटैक करता है। और अगर आप उसे पकड़ भी लो तो जो कोर ऑर्गेनाइजेशन है या कोर इंडिविजुअल्स जो है ना, जो कि प्रोपोगेट कर रहे हैं आइडियोलॉजी को, आप उनको नहीं पकड़ सकते। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज होता है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड टैक्टिक्स टारगेट सोसाइटल वीकनेस, जैसे कि एज सीन इन साइबर साइबर बेरक्यूट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ साइबर वल्नरेबिलिटीज इन यूक्रेनियन इलेक्शन। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, आप कहोगे कि जो एआई जनरेटेड हेट स्पीचेस होती है अगेंस्ट द रिलीजियस कम्युनिटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रैटेजी, हाइब्रिड वॉरफेयर अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन टैक्टिक्स। एग्जांपल शिफ्टिंग फ्रॉम साइबर वॉरफेयर टू सपोर्टिंग लोकल अनरेस्ट और एंगेजिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, एग्जाम्प्लिफाइड बाय रशियाज अप्रोच इन क्रीमिया। तो यहाँ पे जब क्रीमिया को रशिया को एनेक्स करना था तो रशिया ने क्या करा? वहां पे लोकल अनरेस्ट करा कि उन लोगों ने कहा कि हम यूक्रेन से खुश नहीं, हमको रशिया की तरफ जाना है। और फिर रशिया ने क्या किया? साइबर अटैक किया। तो उससे क्या हुआ कि जो यूक्रेनियन पब्लिक सर्विस जो वहां पे मिलती थी वो सारी की सारी डाउन हो गई। एंड इवेंचुअली रशिया ने एंड में क्या किया? वहां पे रशियन रशियन आर्मी खुद ही घुस गई, लोकल से रशिया को सपोर्ट करा, और रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है, इसका आप एग्जांपल देखते ही हो, है ना? जैसे कि पाकिस्तान कहता है हमने 12 रफाइल गिरा दिए, 600 रफेल गिरा दिए, ऐसी बातें करता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बातें कि ऑनलाइन, मतलब ऐसे जैसे अभी अभी ने देखा कि पाकिस्तान जो है,
पाकिस्तान ने क्या किया, जो हमारे जो गेम्स होते हैं ना, गेम के वीडियोस, वो गेम के वीडियोस अपलोड कर दिए, ये दिखाते हुए कि ये एक हमने प्लेन डाउन कर दिया, ये डाउन कर दिया। तो इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। चाइना भी यही करता है ना, अमेरिका भी यही करता है। इंडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट धीरे धीरे हम भी पकड़ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ना कि मतलब पाकिस्तान ने नैरेटिव थोड़ा सा बदल दिया था, हार के बाद भी पाकिस्तान मतलब थोड़ा सा नैरेटिव उसने बदल दिया था। वो तो फिर इंडिया को भी निकालना पड़ा कि देखो हमने ये एयर बेसिस पे हमला करा है, एंड वी आर नॉट किडिंग हियर, हमने 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 तोड़ा है जाके। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब वापस चीजें नॉर्मलाइज हुई। नहीं तो लोग तो पूछने लग गए थे, मारा है तो दिखाओ, फिर एयरफोर्स ने दिखा दिया, फिर पाकिस्तान चुप हो गया उसके बाद। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, एक होलसम अप्रोच लेकर आओ जहाँ पे मिनिस्ट्रीज, पब्लिक एजेंसीज, एनजीओ सब एक साथ मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं मीट द चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स, जैसे कि नरेश चंद्र कमेटी थी, इन्होंने कहा था कि रेगुलरली रिव्यू करो थ्रेट्स को, अपॉर्चुनिटीज को, ग्लोबल सिक्योरिटी ट्रेंड्स को, और आप मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर, चाइनीज नेवी की ग्रोथ, इन सबको मतलब आप देखो। तो ये कह रहे हैं कि एक रियल टाइम पर्सपेक्टिव होना चाहिए और रियल टाइम अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। इसी के साथ साथ सिविलियन सेंसिटिव फोर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस्टेब्लिशिंग अ सिविलियन फोर्स विद डाइवर्स बैकग्राउंड लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड डिप्लोमेसी, अकिन टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो कल भारत के अंदर लड़ाई जंग हो जाती है ना, तो जैसे मैं एनसीसी में हूँ, मैं तो तैयार बैठा था कि भाई अगर जंग हो गई तो हम तो जाएंगे, हम तो जाके बोल कर आएंगे कि सर वी आर रेडी, है ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन फोर्स भी होनी चाहिए, जहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलरली इंजीनियर हो, मेडिकल्स हो ना, तो ये सारे के सारे आए, इनको सिंपल चीजें आती हों कि अगर किसी रोड टूट गया है मिसाइल अटैक से, तो रोड को कैसे बनाना है, 24 घंटे में रोड बन जाता है ना। तो रोड कैसे बनाना है, मैं कोई डॉक्टर है तो उसे उसे मतलब वो हो कि आसपास में बम गिर रहे हैं बट स्टिल ही इज ओके विद ट्रीटिंग द पेशेंट्स, है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी है। सेक्टर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को चेक करना है, फॉर एग्जांपल आईटी हो गई, सोशल मीडिया हो गई, है ना। ये सारी चीजें से जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के ऊपर ही वो लोग क्या करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस चीज में, स्पेशलाइज्ड बैटल टेक्निक्स में, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, लोकल इश्यूज की सेंसिटिविटीज को समझना, है ना, कि आर्मी समझे कि लोकल इश्यूज क्या हैं, तो उन सारी चीजों को अवॉइड करे। तो ये सारी चीजें। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं बिल्डिंग साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए हमने किया ही है, जैसे कि CERT.IN, है ना, CERT.IN हमने बनाया है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि I4C साइबर क्राइम इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऐसे करके I4C करके हमने बनाया। फिर इसके बाद स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे कहते हैं प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, फेयर इलेक्शंस, रिलीजियस हार्मनी, है ना, विद द आइडिया ऑफ सर्वधर्म समभाव। इससे क्या होगा कि देश की जो यूथ होगी या देश की जो जनता है ना, उसको रेडिकलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बेस्ट वेपन एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैनेजिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड डेवलपिंग इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज इज कॉम्प्लेक्स. It involves military capacity, intelligence, economic development, governance frameworks. Additionally, there is a psychological dimension reflecting citizen support for national objectives. समझ गए ना, क्या मस्त लिखा है भाई, है ना। जैसे कि अगर मैं लिखता इंटरनल सिक्योरिटी का, तो भाई मैं ऑफ कोर्स मिलिट्री लिख देता, मैं लिख देता इसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, मैं यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख देता, है ना। लेकिन भाई शायद मैं यहाँ पे सिटीजन्स के बारे में नहीं लिख पाता। तो ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ इसके लिए है कि तेरे को पर्सपेक्टिव मिल गया ना, कि जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, या सॉरी नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, तो आप किसकी बात करते हो, आप मिलिट्री की बात करते हो, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, अब तुझे पता है, तो सिटीजन्स की बात करेगा, है ना, तू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करेगा, तो सोशल कोहिजन की बात करेगा ना, तो सोशल कोहिजन की बात करेगा। आप पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रोएक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करोगे। दिस इज हाउ यू विन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये इस चीज के लिए दिस इज हाउ यू विन इन द एग्जामिनेशन। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, तुम इस सीरीज का कोई भी चैप्टर उठाओ, रीड करो, मेरे साथ पढ़ लो, फिर उसके बाद जाके इसको एक बार रीड करो, एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस जो कि हर चैप्टर के एंड में होते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स दैट यू आर गेटिंग।
ठीक है। ये सब ना फालतू की बातें होती है, पढ़ कोई नहीं रहा, हर कोई फालतू के वो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ले लेता है, या फिर वो आते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस करवा देंगे। ये फालतू की चीजें होती हैं, ये सब कैसे आएगा भाई? इफ यू डोंट रीड एंड इफ यू डोंट कनेक्ट विद व्हाट, इफ यू डोंट रीड एंड यू डोंट कनेक्ट इट विद पीवाईक्यूज, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। मार्च में कोशिश करेंगे इन सारी सारी की सारी पीडीएफ्स को रिवाइज करने की। वंस यू हैव read everything, once you have revised everything, you will be dangerous। आगे चलते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और नेशनल सिक्योरिटी अलाइंड है। तो यहाँ पे लिखा है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटेशन दैट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे नहीं ऐसे लिखोगे तो भाई मुंह मारेगा तुमको। सच एज सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। Unlike computers that use 0 and 1 bits, quantum computers use qubits, which can represent multiple states simultaneously, enabling potentially exponential increase in processing power। तो देखो, आप क्या लिखोगे? क्वांटम कंप्यूटिंग, quantum computing is the next, it is the next stage in the, it is in the next, it is the next stage of computing, है ना? Unlike the bits which use 0 and 1, quantum computers use qubit, which can represent multiple states simultaneously, giving an exponential increase in the processing power। बस इतना लिखना है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन रीशेपिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो क्वांटम, जो मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन होती है, वो आप ना, इट इज अभी आज तक इट इज नॉट, इट इज अनहैकेबल। क्यों? क्योंकि क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होगा, जो डेटा होगा ना, वो क्वांटम, मतलब क्वांटम पार्टिकल्स में ट्रैवल करेगा। और जैसे ही कि क्वांटम पार्टिकल जो होता है, ये इसके साथ कोई भी, मतलब इसको इसके साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब कोई हैक करने की कोशिश करेगा, ये जो क्वांटम स्टेट होती है ना, ये क्वांटम स्टेट उल्टी हो जाएगी। और जैसे ही क्वांटम स्टेट उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे आके वो क्वांटम बिट गिर फॉल हो जाएगी, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और पता चल जाएगा किसी ने हमारे जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको लिसन करने की कोशिश करी है। इसलिए आप देखोगे इंडियन इंडियन आर्मी ने अभी अभी एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके क्वांटम कम्युनिकेशन का एक छोटा सा, आई वुड से कि एक प्रोजेक्ट या फिर एक एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है वो क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे क्वांटम कम्युनिकेशन। किस क्या लिखोगे? क्वांटम, इसको क्वांटम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। आप कहोगे क्वांटम नेशनल सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करेगी? आप कहोगे कि क्वांटम कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी, जो कि अभी तक जिसको हैक करने के सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए। इनहेंस इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इसकी सुपीरियर कॉम्पिटिशनल पावर होती है, इसलिए भाई डेटा प्रोसेसिंग में रेवोल्यूशन आएगा। एडवांस सिग्नल इंटरप्रिटेशंस होंगी, एडवांस सिग्नल इंटरसेप्शंस पोटेंशियली टू डिक्रिप्ट सेंसिटिव कम्युनिकेशंस, है ना? तो अब जो जैसे कि मान लो आपके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी है, तो जो डिसाइफर करनी होंगी ना चीजें, अब वो और तेज डिसाइफर होंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इट बिकॉज इट यूजेस क्यूबिट्स, और क्यूबिट्स जो होती है उससे क्या होता है, प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि डिक्रिप्शन आसान हो जाएगी, है ना? क्वांटम कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करना मुश्किल है, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटिंग, देख रहे हो मैं कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग का बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटिंग की बात हो रही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को डिक्रिप्ट करना आसान है, जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन में नहीं होगी। जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जैसे अगर आप देखोगे, तो जब भी आप गूगल को कुछ अपना डेटा देते हो, है ना, तो आपके ब्राउजर से गूगल के सर्वर तक वो कैसे जाएगा? पहले गूगल उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, तो वो डिक्रिप्शन के जो डिक्रिप्ट करने का लॉजिक है ना, उसको पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। डिक्रिप्ट जल्दी हो जाएगा। सिक्योर सिक्योर कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा था ना कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी अभी इसरो ने, ठीक है, इसरो ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करा है 2021 में, और ये सॉल्यूशन किसके लिए डेवलप कर रहे हैं? आर्मी के लिए डेवलप कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक क्वांटम क्वांटम की भेजी सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से वो क्वांटम की दूसरे स्टेशन तक गई। ठीक है, दूसरे स्टेशन तक गई। तो अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेस्ड हो जाएगी, एंड इट विल नॉट बी हैकेबल। क्योंकि जैसे ही वो हैक होगा तो क्या होगा, जो क्वांटम जो क्यूबिट है ना, क्यूबिट की ओरिएंटेशन बदल जाएगी, और हमको पता चल जाएगा कि चाइना या अमेरिका कोई भी है, वो हमारी जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको सुन रहा है। ठीक है।
आगे देखिए एडवांस मिलिट्री मिलिट्री हार्डवेयर, जैसे कि स्टेल्थ एंड नेविगेशन में। फिर उसके बाद ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम, फॉर एग्जांपल क्वांटम एआई पावर्ड ड्रोन्स आ गए, ठीक है, रोबोटिक वॉरफेयर्स आ गई। फिर इसके बाद इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल में आप क्या बोलोगे, फाइनेंशियल डिसरप्शन का रिस्क, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग इंस्क्रिप्शन कुड डिस्टेबलाइज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट है यूएसए का, इंक्लूड्स फाइनेंशियल सेक्टर सिक्योरिटी। फिर इसके बाद जियो पॉलिटिकल भी है, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस होगी भाई, जिसके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी, है ना, जिसके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी वही वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। क्यों, मतलब ये वैसा ही है कि मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो 5G पे चले, मतलब आपका देश 5G पे चल रहा है और पूरा वर्ल्ड अभी 3G पर है। इतना डिफरेंस आ जाता है कंप्यूटिंग का, 3G भी नहीं भाई, GPRS पे चल रहा है पूरा दुनिया और आप चला रहे हो 5G। इतना डिफरेंस आ जाता है। पुराने वाले फोन याद है, डब्बे वाले, वैसा हो जाता है करंट आपका आपका कंप्यूटर के सामने, मतलब तुम्हारा कंप्यूटर के सामने, मतलब क्वांटम कंप्यूटर के सामने तुम्हारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे कि जब क्वांटम कंप्यूटर पृथ्वी का 1200 बार चक्कर लगा लेगा तो पहली बार पहला कदम तुम्हारा कंप्यूटर रखेगा, इतना तेज होता है क्वांटम कंप्यूटर। राइट। सो दैट इज व्हाई वी ऑल नो कि क्वांटम कंप्यूटर के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज क्या होंगे, प्रोज ये होंगे कि सिक्योरिटी बढ़ेगी, है ना, इसी के साथ साथ आई वुड से कि सिक्योरिटी अच्छी होगी, आई वुड से कि मतलब टेक कंप्यूटेशन जो होगी वो तेज होगी, है ना, कंप्यूटेशन फास्ट होगी। तो इससे क्या होगा, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसको काफ़ी इजी होगा टू कंप्यूट। जैसे कि मान लो कि भाई मार्स ऑर्बिटर मिशन है या फिर आपको चंद्रयान मिशन है, तो इनके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन ईजी होगी। अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम आईओटी बेस्ड रिमोट हेल्थ केयर जो होगा उसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लोगे कि रिमोट ऑपरेशंस जो होता है ना, तो वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से सिक्योर होगा। नहीं तो मान लो भाई कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है रिमोटली और बीच में कोई हैक करके क्या कर दे, पूरे के पूरे जो कोड्स हैं उनको छेड़ दे, तो भाई पता चला पेशेंट का और ज्यादा इंजरी हो गई उसको। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पहली चीज कम्युनिकेशन को सिक्योर करेगा और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आई विल लिस्ट इट वन आफ्टर द अदर। ऐसे करके आप उसका दिल जीतते हो। की चैलेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजी अभी भी इमेच्योर है ना, टेक्नोलॉजी अभी भी इमेच्योर है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो आप कहोगे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल भाषा में अगर मुझे बताना हो तो आई वुड से कि भाई कभी कभी ना एरर्स आ जाते हैं और उन एरर्स का लॉजिक जो होता है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, टैलेंट की शॉर्टेज है, स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है कि मतलब सारे के सारे जो हैं हर कोई अपने तरीके से क्वांटम बना रहा है, चाहे गूगल हो या फिर फेसबुक हो, हर कोई। सिक्योरिटी एंड एथिकल रिस्क भी है, पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर एस्पियोनाज, एग्जांपल ड्यूल यूज डिलेमा, लाइक चाइना की जो मीकस सैटेलाइट थी फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन रेज कंसर्न्स अबाउट सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन बीइंग आउट ऑफ रीच फॉर अदर्स। इसके बाद की इनिशिएटिव भारत के अंदर क्या थे, आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई नेशनल नेशनल क्वांटम टास्क फोर्स। फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस। ओके भाई, ये नहीं, ऐसे नहीं लिखना। हाँ भाई, ये इट इज ओके, यू कैन जस्ट स्किप दिस, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, तो नेशनल क्वांटम मिशन है भारत का, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। फिर उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर, क्वांटम एल्गोरिथम्स एंड एरर करेक्शन रिसर्च। मैंने कहा था ना फालतू के एरर आ जाते हैं इसके अंदर और समझ में नहीं आता कि ये एरर कैसे आए, तो उसको हम कहते हैं एरर करेक्शन की रिसर्च। तो आईआईएससी बैंगलोर में हो रहा है। फॉर एग्जांपल आईआईटी मद्रास के अंदर CQIIC करके बनाया था इन्होंने, CQIIC। तो ये क्या था, आई वुड से कि मतलब ये क्वांटम कंप्यूटेशन और एंड कंप्यूटिंग सेंटर इन लोगों ने आईआईटी मद्रास में बनाया था। उसके बाद क्यू न्यू लैब्स है, क्वांटम सेफ हेट्रोजेनियस नेटवर्क्स, प्राइवेट सेक्टर भी है इंडिया के अंदर। सी डॉट डेवलप्ड इंडिजीनियस क्यू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन। तो देखो हमको काफी सारी चीजें मिल गई, है ना। तो अब क्या हुआ, अब ये सारी जो चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स आई टोटली अग्री कि एग्जाम में याद नहीं रहती। बट भाई जब तू एग्जाम में बैठेगा ना, तुझे एक आधा अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे याद नहीं आ रहा ना प्राइवेट सेक्टर में कौन था। बट आप क्या लिखोगे कि प्राइवेट सेक्टर क्वांटम कंपनीज जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। आपको याद रहेगा कि आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करी थी। आईआईएससी बैंगलोर जो है वो एरर करेक्शन के बारे में बोल रहा था, है ना। तो समथिंग लाइक दिस यू विल ऑलवेज, यू विल रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा है। क्वांटम कंप्यूटिंग विल फंडामेंटली रीशेप नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम्स बाय चैलेंजिंग ट्रेडिशनल डिफेंस मैकेनिज्म्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड्स।
Nations that can proactively develop quantum technologies, safeguard critical infrastructure, and build resilient quantum ecosystem will be better positioned to ensure strategic autonomy and security. बिल्कुल भाई, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो existing defense mechanisms हैं, जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं आर गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो वो देश जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे, दे विल बी एट अ बेटर पोजीशन, है ना, बेटर पोजीशन टू इंश्योर देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो समथिंग लाइक दिस वी हैव टू राइट। हो गया, चलिए बढ़िया है।